हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल शुरू होता है उसका नाम क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल को दो चरणों में बांटा गया है, एक को ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं वो इसके पीछे के वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड और 10 क्वेश्चंस को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एरिया के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। ठीक, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की स्थिति समान और सम्मानजनक थी, मतलब पुरुषों के समान थी और सम्मानजनक स्थिति थी। ठीक है, उसमें जो महिलाएं थी पढ़ सकती थी, सभा समिति और बिदत जैसी संस्थाओं में भाग ले सकती थी, परिवार में सम्मानजनक दर्जा था, सारी चीज़ें उनको प्राप्त था। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उससे धीरे धीरे उनकी स्थिति डाउन हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में उनको बिदत से बाहर कर दिया जाता है, पढ़ने लिखने से दूर कर दिया जाता है और धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत निम्न से निम्नतर होती चली जाती है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, वो सभा और बिदत जैसी संस्थाओं में शामिल होती थी। उस समय की कुछ महिलाओं का नाम लोपामुद्रा, घोषा और अपाला, इनका नाम अभी भी दर्ज है। ठीक है, विदुषी महिलाएं थीं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि ये इतनी होनहार पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं थीं। कौन कौन? लोपामुद्रा, घोषा और अपाला। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे कि कहीं बच्चे का विवाह हो रहा हो। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का मतलब कि जैसे पुरुष तो नहीं पर्दा प्रथा करता है, कहीं देखा आपने कि पुरुष घूंघट में रहता हो, तो महिलाएं ही घूंघट में क्यों, है ना? तो ये व्यवस्था उस समय नहीं थी, ये बाद में शुरू हुई। सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब क्या है? पति की मृत्यु हो जाने पर महिला को ये कहा जाता था कि तुम्हारे जीने का क्या औचित्य है, तो तुम भी पति के साथ उसकी चिता पे जाओ और शहीद हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। तो ये प्रथा भी उस समय अस्तित्व में नहीं है। क्लियर? और सती प्रथा को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, कब शुरुआत होती है और कब इसका अंत होता है, कितना बीभत्स रूप था सती प्रथा का। ठीक है, प्रदा प्रथा के बारे में भी आपको जानना है, लॉजिकली समझना है कि प्रदा प्रथा आई क्यों। भारत के अंदर प्रदा प्रथा जब ऋग्वैदिक काल में नहीं है। वेद, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो वेद हैं वो त्रुटि विहीन है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वेदों की ओर लौटो का उन्होंने नारा दिया, जिसमें ऋग्वेद बिल्कुल साफ साफ, देखिए उसमें स्थिति, महिलाओं की स्थिति, समाज के अंदर कोई वर्ग नहीं है। जो वर्ग का विभाजन है वो कर्म के आधार पर है, जिसका जो मन करे वो काम करे, उसका वो वर्ण बन जाएगा। तो वर्ण विहीन समाज है, और अगर है भी तो वो किस रूप में है? जन्म के आधार पर नहीं है, किस रूप में है? कर्म के आधार पर। जो जो काम करेगा उसके अनुसार उसको विभाजित किया जा रहा है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? अगला प्रश्न ही आ गया किस पे? वर्ण व्यवस्था पे। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसमें जो वर्ण व्यवस्था कठोर थी, जन्म आधारित थी, कर्म आधारित और लचीली थी, या अस्तित्व नहीं था? तो था, ये कर्म आधारित था। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है कि हम पढ़ाएं, टीचर बने, स्टूडेंट बने, तो आप उस कार्यशैली में जा सकते हैं। एक पिता के 4 बच्चे हैं तो वो चारों अलग अलग, 5 बच्चे हैं तो पाँचों अलग अलग कार्य को अपने कर्म के अनुसार धारण कर सकते हैं, मतलब काम को करेंगे उसी हिसाब से उनको वर्ण मिल जाता था। ठीक है, तो ये कर्म आधारित और बहुत लचीली व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर व्यवसाय बदल सकता था। आपका मन किया कुछ समय तक टीचर बन के रहे, नहीं अच्छा लगा, नहीं मज़ा आया, तो फिर आप व्यवसाय करने लगे। नहीं अच्छा लगा तो सेना में चले गए, सैनिक बन गए, राजा बन गए। ठीक है, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें जो शिक्षा दीक्षा के काम से जुड़े थे वो कौन थे? ब्राह्मण। ठीक, क्षत्रिय जो थे वो कौन थे? जो युद्ध करते थे, रक्षा करते थे, राजा होते थे। ठीक, वैश्य का मतलब जो व्यापारिक कामकाज में लगे थे। इसमें सब आते थे, खेती किसानी सारी चीज़ें, व्यापार, अन्न, है ना। तो ये 3 तरीके का डिवीज़न है।
और तीनों में आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, कर्म के आधार पर था, वो अपना व्यवसाय बदल सकते थे। ठीक, शूद्र का उल्लेख मिलता है बाद में, इसमें तत्काल में नहीं है, शूद्र का उल्लेख बाद में मिलता है। ये व्यवस्था जो है सामाजिक विभाजन पर आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। और जो जन्म आधारित व्यवस्था है वो बाद में उत्तर वैदिक काल में हो गई। उत्तर वैदिक काल जब आया तो इस व्यवस्था में एक खामी जन्म ले ली और उसको रिजिड कर दिया गया, और रिजिड होकर के वो किस में चली गई, फिर जन्म के आधार पर, कि जन्म के आधार पर जो जिस कुल में जन्म ले रहा है उसको वही नाम दिया जाने लगा, जबकि काम चाहे जो करे। ठीक, ऋग वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? कौन सी ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग नहीं होता था? तांबा, कांसा, लोहा, सोना। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा जो है वो 6ठी शताब्दी बीसी में मिला है, तब तक लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ऋग वैदिक काल में तांबा, कांसा का प्रयोग होता था। हड़प्पा में भी आपने देखा, उस समय भी कांसा है, सोना है, चांदी है, ठीक है, तांबा है, लेकिन लोहा नहीं है। लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं होता है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, इसलिए ऋग वैदिक काल को कभी कभी ताम्र पाषाण संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। धातुओं का सीमित उपयोग होने के कारण कृषि और युद्ध जो कि तकनीकी थी वो ठीक से विकसित नहीं हो पाई थी। तांबा और कांसा का जो भी कुछ बनाओगे तो वो बहुत मजबूत नहीं होता था, इसीलिए ये जंगल भी नहीं साफ कर पाए, बहुत ज़्यादा आप पूर्व की तरफ विस्तार नहीं हुआ इनका। जब उत्तर वैदिक काल में 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग युद्ध में किया जाने लगा। तलवारें बनने लगी, भाले बनने लगे, गड़ासे बने जिनसे जंगल को साफ़ किया जाने लगा, काटा जाने लगा, है ना। ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य काम क्या था? ये हमारे दुनिया के इतिहास की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सभा और समिति। जैसे आज राज्यसभा है उसी तरीके से सभा थी, और जैसे लोकसभा है उस तरीके से समिति थी। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। सेना का संचालन, राजा को नियंत्रित करना, सलाह देना, व्यापार करना, धार्मिक काम करना। तो जो ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है सभा और समिति। ये क्या करते थे? जो राजा होता था उसको नियंत्रित करते थे, राजा इनके कंट्रोल में होता था और उसको सलाह देने का काम ये करते थे। राजा निरंकुश नहीं था, राजा सभा और समिति के द्वारा उसकी शक्तियाँ नियंत्रित होती थी। सभा और समिति ऋग वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थाएं थी। सभा में बुजुर्ग लोग होते थे, प्रतिष्ठित लोग होते थे, जैसे राज्यसभा में आज होते हैं, जबकि समिति में आम जनता शामिल होती थी, जैसे लोकसभा में आज लोग अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेजते हैं। ये संस्थाएं राजा के निर्णयों को नियंत्रित करती थीं और जनता शासन में जनता की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का काम करती थी। ठीक, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और इसको अगर एक बार आप ढंग से समझ लोगे, नोट कर लोगे, इसके लिए एक नोट्स बना लोगे, तो फिर आप उन एरियाज़ को टच कर जाओगे जिन एरियाज़ पर एग्जामिनर की निगाहें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा समुद्र की तरह से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप जब बुक भी पढ़ोगे तो आपका फोकस फिर उधर अपने आप चला जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमें पता है। जिस रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर कोई अपना जानने वाला हो तो वो रास्ता कितना सुकून भरा होता है। और ऐसे रास्ते पे आपको चलाया जाए, भले वो बहुत सुंदर हो, लेकिन आप कभी उस पे ना गए हो और कोई आपका जानने वाला ना हो, तो मन में क्या होता है? एक बेचैनी होती है, एक अविश्वास होता है, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, है ना। तो बस वैसे ही होता है कि अगर आपको छद्म चीज़ें पता हैं, 60% 70% चीज़ें मालूम हैं और उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो आपको वो सफ़र ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऋग वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? ऋग वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली भी थी, विद्यालय प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली, विश्वविद्यालय प्रणाली, मठ प्रणाली। तो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, गुरुकुल होते थे, ठीक है। गुरुकुल में बच्चे जाते थे। गुरुकुल की परंपरा आपने देखा ही था, एक अलग तरीके का यूनिफॉर्म होता था, सर पे बाल वगैरह नहीं बच्चे रखते, है ना। और फिर उसके बाद शिक्षा दीक्षा मौखिक रूप से होती थी, है कि नहीं। लिखने के लिए कागज़ नहीं रहा होगा तो पत्र वगैरह पे इस पे पत्तों पे, ज़मीन पे, है ना। और ज़्यादा चीज़ें ओरली याद करा दी जाती थी। तो गुरुकुल प्रणाली थी। विद्यार्थी
गुरु के घर रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। जो गुरु का घर होता था वही गुरुकुल होता था। गुरुकुल मतलब गुरु का घर। तो वहीं पर रह के शिक्षा मौखिक होती थी, वेदों को याद कराया जाता था, गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध होता था। शिक्षा में धर्म की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, कृषि की शिक्षा और जीवन कौशल शामिल था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। भगवान राम भी अपने गुरु के यहाँ शिक्षा लेने गए थे, है ना। तो ये व्यवस्था, चाहे वो राजा का बच्चा हो और चाहे सामान्य हो, अगर उसको शिक्षा ग्रहण करनी है तो कहाँ जाता था? गुरुकुल में। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित क्या है, ये क्या काम करते थे? पुरोहित कौन होते थे? इनका काम न्याय देना था, धार्मिक अनुष्ठान था, सेना का संचालन था, कर संग्रहण था। तो पुरोहित जो होते थे ये धार्मिक अनुष्ठान का काम करते थे। ठीक है, जैसे यज्ञ वगैरह कराना। ये पुरोहित राजा का महत्वपूर्ण सलाहकार भी होता था। वो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता था। पुरोहित का राजनीति में भी प्रभाव हो जाता था। राजा के साथ साथ रहेगा तो फिर प्रभाव तो आएगा ही आएगा। ठीक, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, ये सब जो नाम आप सुनते हो ना, ये प्रसिद्ध पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। तो ये लोग एक तरीके से गुरु थे, उस समय के टीचर थे और प्रभावी टीचर थे। राजा से इनका करीबी संबंध था। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध पेय पदार्थ कौन था? पीने वाला। जैसे आज का सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ क्या है? प्रसिद्ध अरे इस समय का, हाँ देखिए बता रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है ना, कोको कोला है, थम्स अप है ना। तो उस समय का सबसे पेय मदिरा, सोमरस, सूरा, घी। तो क्या था? सोमरस। उस समय लोग क्या पीते थे? तो कुछ ठंडा हो जाए तो सोमरस। ये सोमरस महत्वपूर्ण पेय पदार्थ था। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। सोमरस को पवित्र पेय माना जाता था। ठीक है, देवताओं को भी अर्पित किया जाता था और ये धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो कोल्ड ड्रिंक तो भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो अभी वो लेवल, सोमरस वाला लेवल कोल्ड ड्रिंक को नहीं मिला है कि नहीं? ये पेय पदार्थ था, देवताओं को अर्पित होता था। तो आज देवताओं को क्या अर्पित होता है? शहद। और इसके अलावा दूध और अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल में पड़ी कौन थे? पड़ी सैनिक थे, व्यापारी थे, किसान थे, पुरोहित थे, है ना। तो उस समय पड़ी कहा जाता था। अब आज के समय में इस शब्द का मतलब बदल गया है। तो ये क्या होते थे? व्यापारी। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। पड़ी ये वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इनको जूता लेना है और इनके पास में जौ है, तो ये जौ लेकर के जूते वाले के पास गए। तो इन्होंने कहा मुझे जूता चाहिए। उसने कहा ठीक है, क्या है आपके पास? तो पैसा तो होता नहीं था, वस्तु का विनिमय होता था। ये जौ दे दिए और उल्टा उसने क्या दे दिया? जूता। तो साइज तय होता रहा होगा कि किस समय में कितना जौ देने पे एक जूता मिलेगा, या एक शर्ट मिलेगी, एक कपड़े का टुकड़ा मिलेगा। वस्तु विनिमय आप लोगों में से किसी ने किया है? इस आधुनिक समय में आपने वस्तु विनिमय करके कोई चीज़ ली है? आपके गांव में आइसक्रीम वाला आता होगा, आता है ना। तो जहाँ पैसा ना दें उसके बदले आपने उसको क्या दिया था? गेहूँ। और गेहूँ दे करके उसने आपको क्या दिया? आइसक्रीम। तय कैसे हुआ कितना गेहूँ दे तो एक आइसक्रीम देगा? कैसे तय किया? वो लेते रहते हैं, बर्तन रखे रहते हैं। वो अपना खुद का रखे रहते हैं। वो एक बर्तन रखे रहते हैं, उसको आप भर के दे दीजिए, वो आपको आइसक्रीम दे देगा। इसके अलावा और किसी ने वस्तु विनिमय किया? वस्तु विनिमय की व्यवस्था सोचो कितनी जटिल रही होगी। जिस समय मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, तो कितनी जटिल रही होगी। मान लो इनको जूता चाहिए और जिसके पास ये जूता लेने के लिए गए हैं उसको जौ नहीं चाहिए, उसको जौ की जरूरत ही नहीं। दिखा दिया भैया मेरा घर पूरा जौ से भरा हुआ है, सारे लोग जौ लेके आ गए हैं, मुझे नहीं चाहिए जौ, मुझे तो चावल की ज़रूरत है। तो फिर ये अपना क्या ले करके जाए? कहाँ पे? जौ लेके जाए जहाँ पे चावल वाला है, उससे कहे भैया चावल दे दो और मेरा जौ ले लो। उसने कहा जौ तो नहीं लेंगे, आप हमें जो है चना दे दो। तो आप चने वाले के पास जाते हैं।
फिर उसके बाद सौदा होता, और उसमें भी कितना मनमानापन होता रहा होगा। मजबूरी है अगर, तो जो चीज़ इतने में 2 किलो 5 किलो 10 किलो में होनी वो 20 किलो मांग लेता। मुद्रा व्यवस्था के आने से सारी चीज़ें कितनी सहज और आसान हो गई। आपके हाथ में 500 रुपये का नोट है, अब आपको कितनी फ्रीडम है, उससे चाहे जो खरीद लीजिए। आइसक्रीम भी ले सकते हैं, शूज़ भी ले सकते हैं, शर्ट भी ले सकते हैं, पेन पेंसिल भी खरीद सकते हैं। सीधे आप गए, उसको पैसे दिए, पहले से कीमत तय है, बाकी पैसे उसने आपको वापस किए, आपको वस्तु दे दिया, है कि नहीं। चलिए, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये वस्तु विनिमय व्यवस्था कैसी थी और आज की जो मुद्रा व्यवस्था है उसने इस पर किस तरह का इम्पैक्ट डाला है। ठीक, ऋग्वेद में पढ़ियों को कभी कभी आर्यों के विरोधी के रूप में भी दर्शाया गया है। जो आर्य थे उनके विरोधी के रूप में दिखाया गया है कि इनके और उनके बीच में कुछ द्वंद्व रहता था। ठीक, ऋग्वैदिक काल में परिवार व्यवस्था कैसी थी। परिवार व्यवस्था का मतलब परिवार में माता की सत्ता थी, मातृसत्तात्मक थी कि मम्मी लोगों का चलता था, पितृसत्तात्मक थी, संयुक्त नहीं थी या अस्थायी थी। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें पितृसत्तात्मक सत्ता थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो परिवार था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता, जिसको गृहपति कहा जाता था। संयुक्त परिवार की जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी, संयुक्त परिवार था, सारे लोग एकजुट होकर के रहते थे, और जो परिवार था वो समाज की मूल इकाई हुआ करता था। जो आज का परिवार है उसमें उसका स्वरूप कैसा है, मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है। ऑन एवरेज आज का जो समाज है, आज के जो परिवार हैं, उसका स्वरूप क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है, मातृसत्तात्मक समाज है, आपको क्या लगता है। दोनों है, आप बताओ। दोनों लगता है, दोनों की चलती है, दोनों मुखिया हैं। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य भोजन चावल था, दूध जौ था, गेहूं था, फल था। तो एक्चुअली खेती ज़्यादा कर नहीं पाते थे क्योंकि हल चलाना पड़ता, लकड़ी का हल होता था। लकड़ी का हल चलाना कितना कठिन रहा होगा, तांबे का कांसे का हल बन नहीं सकता था, तुरंत मोल्ड फोल्ड हो जाता। ठीक, तो खेती करते थे लेकिन वही करते थे जिसमें ज़्यादा जोतना बोना न पड़े, आसानी से हो जाए। तो जौ वगैरह आसानी से, और पशुपालन करते थे। ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध होता था, मैंने बताया था ना। युद्ध किसके लिए होता था, गाय के लिए। गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। ठीक, तो गाय का मतलब यानी कि इनके पास मिल्क प्रोडक्ट अच्छा था, और जौ, तो दोनों को मिला करके ये भोजन करते थे। आज इसी को देखिए मार्केट में पैक करके ओट्स के नाम पे बेचते हैं ना। जौ ही है। ठीक है, जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओट्स। ठीक है ना, और वो अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करके मिल रहा है। अब उसको पेश किया जाता है कि मिनरल्स का, विटामिन्स का, है ना, सारी चीज़ों का रिच सोर्स है, कैल्शियम का। और ये लोग ऋग्वैदिक काल वाले बिना ज़्यादा पढ़े, चाहे मजबूरी में चाहे जिस रूप में, यही खाते थे और हेल्दी रहते थे। ठीक, तो आज आपने इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस के बारे में जाना। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो था वो प्रमुख था, इसलिए दूध, दही और घी इसका ज़्यादा प्रयोग होता था। मुख्य अनाज क्या था, जौ। चावल का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में अधिक हुआ है। उत्तर वैदिक काल जब आया तो लोग चावल ज़्यादा खाने लगे। भोजन सरल था, प्राकृतिक था। ठीक है, भोजन सरल और प्राकृतिक नज़र आता है, लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल के रूप में आप समझो था। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं हैं, समाज इतना उन्नत है, समाज के अंदर महिलाओं का मान सम्मान है, बराबरी का दर्जा है, सम्मानजनक स्थिति है। समाज के अंदर किसी भी रूप में वर्ण जो विभाजन है वो रिजिड नहीं बनाया गया था, कर्म के आधार पर आप उस व्यवस्था को लचीला रखा गया था, जब जैसा चाहें वैसा चेंज कर लें। क्लियर, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक।